हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण के बाकी के प्रश्नों को। हम आए थे प्रश्न नंबर 11 में। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी व्युत्क्रमानुपात में विचरण करती है। आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ स्थितियां दी गई हैं जिसमें कौन कौन सी अनुक्रमानुपाती और कौन सी व्युत्क्रमानुपाती है, ये आपको पहचानने हैं। पहला देखिए, खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत। तो अगर हम एक पुस्तक खरीदते हैं 50 रुपए में और हम 2 पुस्तक खरीदेंगे तो वो होगी 100 रुपए की, 3 पुस्तक खरीदेंगे तो 150 रुपए की। तो जैसे जैसे हम जैसे जैसे पुस्तकों की संख्या बढ़ेगी उनकी कीमत में वृद्धि होती जाएगी। तो यहाँ पर पुस्तकों की संख्या बढ़ रही है तो कीमत में भी वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती विचरण होगा। यहाँ पर पहले में हम लिखते हैं अनुक्रमानुपाती विचरण। देखिए दूसरा, बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल की कीमत। अब बस हमारी अगर 10 किलोमीटर चलती है तो पेट्रोल अगर उसमें 10 लीटर लगता है, ठीक है। बस 20 किलोमीटर चलेगी तो पेट्रोल 20 लीटर लगेगा। तो पेट्रोल तो लगेगा ही, जिस हिसाब से बस चलेगी पेट्रोल उतना ज्यादा लगेगा। तो यहां पर भी अनुक्रमानुपाती विचरण होगा। नंबर 3, साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल। अब जब कोई साइकिल चलाता है तो साइकिल चलाने के समय उसकी जो चाल होती है, अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर ही चलेगा। अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा, है ना। और अगर किसी को जाना है 10 किलोमीटर और वो चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो वो 1 ही घंटे में पहुंचेगा। लेकिन अगर उसे जाना 10 किलोमीटर है और वो चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो वो आधे घंटे में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से अगर हम चाल को बढ़ा देते हैं तो हमें पहुंचने में समय कम लगेगा, तो जिसे हम व्युत्क्रमानुपाती विचरण भी कहते हैं। यहां पर व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा। नंबर 4, एक पुल बनाने में लगाए गए मजदूरों की संख्या और पुल बनने में लगने वाला समय। अगर किसी पुल को बनाने के लिए मजदूर लगाए जाते हैं तो मजदूरों की संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो पुल हमारा जल्दी बन जाएगा, समय हमें कम लगेगा। और अगर मजदूरों की संख्या को हम कम कर दें तो पुल हमारा बनने में ज्यादा समय लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा। छात्रों की संख्या और प्रति छात्र वितरित मिठाई का वजन। अगर हमें केवल 40 किलोग्राम मिठाई बांटनी है ना। अगर हम 40 छात्रों में मिठाई बांटते हैं तो हम सभी को 1-1 किलोग्राम मिठाई दे सकते हैं। और अगर हम छात्रों की संख्या बढ़ाकर 80 कर देते हैं, डबल कर देते हैं, दुगुनी कर देते हैं, तो क्या हम एक छात्र को 1-1 किलो मिठाई दे पाएंगे? नहीं, हम उन्हें आधी किलो ही मिठाई दे पाएंगे। तो इस तरह से अगर हम छात्रों की संख्या बढ़ा देते हैं तो हमें उन्हें कम मिठाई देनी होगी, और अगर हम छात्रों की संख्या कम कर देते हैं तो हम उन्हें ज्यादा मिठाई दे पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा। नंबर 6 है मजदूरी और कार्य के घंटे। अब अगर मजदूरी को बढ़ा दिया जाए तो कार्य के घंटों में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, जितने घंटे मजदूर कार्य करते हैं उन्हें उतने ही घंटे कार्य करने होंगे। मजदूरी बढ़ा देने से इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। ये अनुक्रमानुपाती विचरण होगा। नंबर 7 है वस्तुओं की संख्या और उनका कुल मूल्य। अगर हम वस्तुओं की संख्या बढ़ाते हैं तो क्या मूल्य कम हो जाएगा? नहीं, वस्तुओं की संख्या बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती विचरण होगा। अगला है प्रश्न नंबर 12। 26 जनवरी को एक विद्यालय के 800 छात्र में 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से मिठाई बांटी गई। उतनी ही मिठाई यदि 1000 छात्रों को बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक छात्र को कितनी मिठाई मिलेगी? तो यहाँ पर 800 छात्र हैं, उन्हें 100 ग्राम एक छात्र को मिठाई बांटी गई। अब यदि छात्र 800 से 1000 हो गए, छात्रों की संख्या बढ़ गई, तो उतनी ही मिठाई को और बांटना है, तो मिठाई उन्हें कम मात्रा में मिलेगी, 100 ग्राम से कम मिलेगी। तो आइए देखते हैं कितनी मिलती है।
तो यहाँ पर देखिए, माना प्रत्येक छात्र को x ग्राम मिठाई मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर छात्रों की संख्या में हमने 800 लिखा और 1000, यहाँ मिठाई में 100 ग्राम, ये ग्राम में है 100 ग्राम और x ग्राम। अब ये से हम हल करते हैं x1 y1 x2 y2। तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। 800 गुणा 100 बराबर x2 है कितना, 1000 गुणा x। 800 गुणा 100 बटे 1000 आ जाएगा यहाँ नीचे बराबर x। अब इस शून्य कट करते हैं, 1 2 1 2, एक शून्य बचा, इसे इधर कट कर देते हैं, बचा क्या 80। x बराबर 80। ये 80 क्या है, 80 ग्राम मिठाई प्रत्येक छात्र को मिलेगी अगर छात्रों की संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो। अगला है प्रश्न नंबर 13। जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक पानी की टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी टंकी को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल ने प्रति घंटा कितना पानी भरा। अगर उस टंकी को 10 की बजाय 8 घंटे में भर दिया गया तो उसमें कितना पानी प्रति घंटा भरा गया, ये हमें ज्ञात करना है। तो माना दूसरे नल ने x घंटा x लीटर प्रति घंटा पानी भरा। ठीक है, कितना है 640 लीटर। पानी को यहाँ पर हमें लीटर में लेना है, यहाँ पर हम ले लेते हैं लीटर, और यहाँ पर समय, दूसरे में हमें लेना है समय। तो यहाँ पर 640 लीटर कितने समय में भरा गया है, 10 घंटे में। ठीक है, अब दूसरे नल से यदि 8 घंटे में भरा गया है तो कितने लीटर पानी भरा गया, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ x1 x2 y1 y2, x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। अब ये x1 कितना है 640 गुणा y1 10 बटे x2 है, सॉरी बराबर x2 है यहाँ पर x गुणा 8। अब इसका हम हल करते हैं, 640 गुणा 10 बटे 8 बराबर x। यहाँ 8 से कट होगा, 8 का मान 8 64 और 8 शून्य 80 गुणा 10 बराबर x बराबर 800 लीटर पानी जो है भरा गया है 8 घंटे में दूसरे नल से। ठीक है, तो यहाँ पर प्रति घंटा उस दूसरे नल ने 800 लीटर पानी भरा। यहाँ पर सवाल ही ऐसा पूछा गया है कि 1 घंटे में 640 लीटर पानी पहला नल भर रहा है तो दूसरा नल यहाँ पर 800 लीटर प्रति घंटे भरेगा। ठीक, तो बच्चों ये तो थे हमारे प्रश्नावली 7.2 के। अब अगले अध्याय को देखते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।